विश्वास है वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। आप देखते हैं कि प्रेम और सौंदर्य का एक नशा होता है और वो उतरता भी है। तो नशा उतर जाने के बाद कवि जो व्याकुलता का अनुभव करता है, कवि जो बिलख रहा है, उसके हृदय में जो पीड़ा है, उसका चित्रण वो बड़ी बेबाकी से और बड़ी सफाई से करता है। आप उन संदर्भों को देखें तो प्रेम का दीपक आलोक भरता था किसी जमाने में, अब वह धूम्र अंधेरा सर्जन करता है। कवि के हीरे से हृदय को कोमल शिरीष ने कुचल डाला। देखो, हीरा सा हृदय और कुचलने वाला है कोमल शिरीष। हिम की तरह शीतलदायी प्रेम अब विरह की आग बन जल रहा है। और इस स्थिति का वर्णन कवि कैसे करता है, जैसे नशा उतर जाने के बाद आदमी हाथ मलता है और उसे कहना पड़ता है कि मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए। जब आए तब नशा था और जब गए तब वास्तविकता का एहसास था। हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे में। ये प्रेम के नशे की बात इस रूप में कवि जो करता है वो उसकी अपनी एक विशेषता है। जी, आपने कहा कि कुसुम से, हीरे का जो है कुसुम से कुचलना। ऐसी ही एक बात प्रसाद जी की और एक पंक्तियां हैं कि रूखा शीशा यदि टूटे तो सब कोई सुन लेता है, या कुचला जाना हृदय कुसुम का किसे सुनाई देता है। सही बात। तो ये कुसुम से कुचला जाना, ये बड़ी मार्मिक पंक्तियां आपने बताई। और सौंदर्य वर्णन, प्रेम वर्णन और छल की छलना थी, लेकिन फिर भी कवि का विश्वास था। कवि जानता था लेकिन फिर भी उस पर विश्वास करता है। तो ये प्रेम और सौंदर्य, शशि शब्द का प्रयोग जो है कवि ने बार बार आंसू में किया है अपनी प्रियतमा के लिए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, या रत्नाकर बनी चमकती मेरे शशि की परछाई, है हृदय शिशिर कणपूरित मधु वर्षा से शशि तेरी, सित शतदल से शशि तुम क्यों उनमें जाकर हो मिलते, शशि किरणों का हंस हंस कर मोती मकरंद पिरोना, अथवा शशि छूने को ललचाना। ये शशि, बार बार शशि शब्द का प्रयोग कवि आंसू में करता है। कहीं शशि उस प्रियतमा का नाम तो नहीं है, संज्ञा तो नहीं है, जो भी हो, लेकिन इस तरफ भी सोचने के लिए मजबूर करता है। और दूसरी चीज़ सर एक ये है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रियतमा को जो है पुल्लिंग में प्रयोग किया है। बार बार जो है पुल्लिंग संज्ञा से उद्बोधन करता है, संबोधित करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। आपने शशि शब्द की बात की जी। शशि को कोई नाम के रूप में भी लिया जा सकता है और शशि से चंद्रमा का बोध होता है। तो कवि की कविता में कुछ बातें जो हैं वो प्रतीकों के रूप में ध्वनित होती हैं और एक कविता का अनेक व्यक्ति अपने ढंग से अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। तो कोई चाहे तो इस शशि शब्द को उनकी प्रेयसी का कोई नाम या प्रतीक उस रूप में भी ले सकता है। लेकिन ये जो कवि का विश्वास है वह उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि छले जाने के बाद भी, असीम पीड़ा के बाद भी कवि का विश्वास कहीं डगमगाता नहीं है। लेकिन ये विश्वास ही, ये वेदना और उससे उत्पन्न विश्वास ही कवि का मानो एक दर्शन बन जाता है। और वेदना एक समय ऐसा लगता है कि वही उसकी सहचरी है, वही उसका सहारा है। दुख के इस सिकता सागर में वो आंसू की धार के सहारे अपनी जीवन नौका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे वेदना में कहीं मानवता का रंग दिखाई देता है, उसे वेदना में कहीं विश्व वेदना की झलक दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि दुख और सुख, मिलन और विरह, जन्म और मृत्यु, ये जीवन के दो किनारे हैं और मनुष्य का जीवन जो है इन दो किनारों के बीच ही अपना प्रवाह आगे
बढ़ाता रहता है। आप देखिए कि कवि की वेदना कैसे दर्शन बनकर, एक फिलॉसफी बनकर व्यक्त होती है, एक संदेश उसमें से फूटता है, जो संदेश जीवन का शाश्वत संदेश है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो, विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख और मन का। जीवन न केवल सुख है, न केवल दुख है, लेकिन दोनों का समन्वय है। आप पंत जी में भी यही बात देखते हैं, जब पंत जी कहते हैं जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। तो अति से मुक्ति पाना, यह भी जीवन का अपना एक संदर्भ हो सकता है। तो इस प्रकार आंसू की जो मुख्य उपलब्धि है वह है प्रेम और विरह में से कवि को एक दर्शन की जो प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि पूर्वार्ध में प्रेम और वेदना की कथा कहने वाला कवि आंसू के उत्तरार्ध में जाकर एक जीवन दर्शन को पाने के लिए विकल दिखाई देता है। और ये गतिशीलता ही आंसू की सबसे बड़ी सार्थकता है। जी, दार्शनिकता की बात आपने की, तो थोड़ा सा इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि दार्शनिकता जो है, हम देखें कि आंसू का जब प्रथम संस्करण हम देखते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दर्शन या किसी प्रकार की अलौकिकता नहीं थी और ना ही कोई रहस्यात्मकता थी। दूसरे संस्करण में जब प्रसाद उसमें कुछ पद जोड़ते हैं, 60-65 पद, और फिर उसमें कुछ काव्यात्मक दर्शन से वो पंक्तियाँ जुड़ती हैं, लेकिन इस काव्यात्मक दर्शन के जुड़ जाने से मूल रचना, जो प्रथम संस्करण की मूल रचना था, उसका जो प्रतिपाद्य था वह तो बदल नहीं जाता है, वो तो वही रहता है। फिर मूल प्रतिपाद्य को हम दूसरे संस्करण के बाद उसमें दार्शनिकता या बैकुंठवासी बना देना कुछ ठीक नहीं लगता है। हाँ, कुछ विद्वानों ने किया जरूर है, लेकिन ये वैसा ही लगता है जैसे दूर की कौड़ी लाना हो। ये आंसू में जो व्यक्त दार्शनिकता है वह ईश्वर और सृष्टि संबंधी चिंतन बिल्कुल नहीं है। कवि अपनी वियोग व्यथा को प्रिय का छल मानता है, अपने दुर्भाग्य अथवा नियति का परिणाम मानता है, और अंत में उसके प्रकृति में व्यापक रूप का अनुमान करके अपने हृदय को सांत्वना देता है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूने जीवन में, बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। यहाँ किसी अलौकिक सत्ता का ध्यान, दर्शन, पूजन, अर्चन और अभिव्यक्ति आदि हमें दिखाई नहीं देती है। यदि कुछ है तो आंसू का आधारभूत तत्व मानवीय और मनुष्य से प्रेम का व्यापार है। प्रसाद जी के अंतरंग मित्र पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने भी एक जगह लिखा है कि आंसू को आध्यात्म और छायावाद का नाम देकर उसे जटिल बना देने से पहले उसको प्रकृत रूप में देखना चाहिए। और जब किसी कवि किसी अनंत आवश्यक सांसारिक समस्या पर अपने अंतरंग की बातें कह रहा है, तब उसे उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि हम उसे उस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं तो अपने प्रति और रचना के प्रति भी न्याय नहीं कर पाते हैं। तो ये दार्शनिकता संबंधी कुछ बातें थीं। और सर, ऐसे में एक और विरह काव्य जो है संस्कृत का, मेघदूत जो है, उसको भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस संदर्भ में भी, क्योंकि वो भी बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत रचना का विरह काव्य है, और उसमें भी यक्ष जो है अपनी नायिका के विरह में कुछ बातें कहता है। हालांकि वो संदेश के रूप में कहता है, लेकिन क्या आंसू के विरह में और उस विरह में कुछ साम्यता या कुछ आप बताइए सर इस विषय में। हाँ, आपने मेघदूत की बात की जी। कालिदास का मेघदूत जो है वो भी अपने आप में प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति का बड़ा मधुर काव्य है। लेकिन आपने जैसा कहा कि वह पूरी रचना जो है एक संदेश के रूप में प्रस्तुत की गई है, और संदेश में भी एक कल्पना है। वास्तव में मेघ जो है वो कोई संदेश नहीं ले जा सकता, लेकिन कवि ने कैसी अद्भुत कल्पना की है कि मेघ जो है वो गतिशील है, चंचल है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाता है। और इसलिए कवि ने अपनी वेदना, यक्ष की पीड़ा
वास्तव में शायद कवि की अपनी पीड़ा भी है, और अपनी पीड़ा का ये संदेश कवि मेघ के द्वारा जब भेजता है, तो कालिदास ने मेघदूत के आरंभ में एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं कहना चाहूँगा कि कालिदास के अंदर कविता ही नहीं, कालिदास के अंदर एक वैज्ञानिकता भी थी, एक वैज्ञानिक सोच भी था। वो शुरुआत में जो बात कहते हैं उसका हिंदी में बहुत सुंदर अनुवाद किया गया है कि बिजली पानी पवन धुएं का संगम ही तो मेघ कहाते। बिजली पानी पवन धुएं का संगम ही तो मेघ कहाते, संदेशा तो प्रेमी जन का चेतन प्राणी ही ले जाते। क्या बात। किंतु प्रेम की विह्वलता में यह सब ध्यान कहाँ से आता, प्रेमी जड़ चेतन में कोई भेद नहीं कर पाता। प्रेमी पागल जड़ चेतन में कोई भेद नहीं कर पाता। तो ये कालिदास यहाँ प्रेमी को पागल कहते हैं, और वो जो पागलपन है वो आवकार है, वो सुंदर है, और उसमें वो जड़ चेतन में भेद नहीं कर पाता। मित्रों, आप देखिए कि शेक्सपियर भी प्रेमियों को पागल कहता है, और ये कालिदास भी जो है वो प्रेम के इस पागलपन को, जो अपने आप में मधुर है और मीठा है, उसे इस रूप में व्यक्त करते हैं। और बादल जहाँ जहाँ होकर जाता है, जो कालिदास का यक्ष है वो उसको बतलाता है कि कहाँ क्या है, कहाँ होकर जाना है, कैसे पहुँचना है। ये एक यात्रा काव्य भी है, और पूरी यात्रा का, प्रकृति की यात्रा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। आंसू में हम देखते हैं कि आंसू जो है वो जीवन का केवल अभिशाप नहीं है, जीवन का वरदान भी है। कवि ने उसके रचनात्मक पक्ष को भी उजागर किया है, और जैसा कि आपने बताया कि व्यक्ति वेदना तक कभी सीमित नहीं रहता, कभी विश्व वेदना के क्षितिज को छूना चाहता है। कभी एकदम स्वार्थी नहीं है, केवल स्व नहीं, लेकिन जो सामने है उसे भी स्वीकार करता है, क्योंकि ये जो आंसू है वो हमारे जीवन के कलुष को धोने का काम करता है। सागर के गर्भ में बड़वानल की तरह जलती हुई वेदना हमारे हृदय के संपूर्ण कलुष को भस्म कर देती है, और कवि ने इस स्थिति का निरूपण देखिए कैसे सुंदर ढंग से किया है कि जीवन सागर में पावन बड़वानल की ज्वाला सी, यह सारा कलुष जलाकर तुम जलो अनल बालासी। ये कलुष को जलाने की बात, हमारे अंदर की जो विकृतियों को खत्म करने की बात जो कवि कहता है, उसमें कवि के भीतर एक जो सात्विकता है, उस सात्विकता का बोध भी यहाँ हमको मिल जाता है। सर, रचना के विषय में और इनके पदों के विषय में तो बहुत कुछ है, समय भी कम है, लेकिन मैं एक दो बातें और सर आपसे विशेष जानना चाहता हूँ कि आंसू की एक पंक्तियाँ हैं कि चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। ये, और इसके बाद हम देखते हैं कि कामायनी, जहाँ पर प्रलय की बात है, और पूरी रचना जो है वो प्रलय से ही शुरुआत होती है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था। तो क्या आंसू में कुछ संकेत उस तरफ के हमें मिलते हैं? जरा सर आप इस बारे में बताइए, और फिर थोड़ी सी बात जो है आंसू के काव्य रूप कर भी संक्षेप में कहकर, और फिर हम बात पूरी करें। आंसू के काव्य मर्मज्ञ रमेश चंद्र शाह ने बहुत छोटा सा एक आलेख है, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आंसू की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह कामायनी की ओर संकेत करता है। आपने जो पंक्तियां पढ़ी, ये पंक्तियां जो सामने हैं, कि कविता के चरम बिंदु पर जब हम पहुंचते हैं आंसू में, तो समुद्र, प्रलय, मिलन, विच्छेद, फिर मिलन, ये सारे जो बिंब आकर खड़े होते हैं, उससे ही कामायनी में जो प्रलय की घटना है, पहले मनु चिंतित हैं, अकेले हैं, फिर श्रद्धा, और उसके बाद आशा, उसके बाद आनंद। तो ये कामायनी की ओर जो संकेत है, ये पंक्तियाँ, चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र फिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। इन पंक्तियों में हम आंसू में कामायनी की ओर ले जाने का संकेत पाते हैं। धन्यवाद सर, आपने आंसू को लेकर जो गंभीर बातें की, हम समझते हैं कि ज़रूर हमारे विद्यार्थियों को आंसू रचना को समझने में मदद मिलेगी। आंसू क्या है? प्रसाद की रचना, छायावाद की रचना,
और मिलन और विरह की रचना। कवि के जीवन में कोई आता है और वह हाड़ मांस का जीवित व्यक्ति है, और उसके चले जाने के बाद कवि उसकी स्मृति में जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। और यहाँ से शुरू होने वाली वह विरह की कथा कैसे अंत तक जाते जाते जयशंकर प्रसाद की अपनी व्यक्तिगत वेदना जो है कैसे दूसरे की वेदना और फिर सारे समष्टि की वेदना में परिवर्तित हो जाता है। बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। तो यहाँ तक व्यक्तिगत पीड़ा को करुणा में बदलना, और यही तो कविता है। और इसके लिए कवि ने प्रबंध शैली के बदले गीत प्रधान मुक्तक शैली का प्रयोग किया। आंसू मुक्तक काव्य है और गीतात्मक मुक्तक काव्य है, वह प्रबंध नहीं है। ये आपको संकेत के रूप में बात भी बताना चाहूँगा। तो आपका पुनः मैं आज के इस व्याख्यान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और मित्रों नमस्कार। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।